एक महिला जिसकी आंखों में रात के 11:30 बजे आंसू होते हैं, वो अपने नशेड़ी बेटे से कहती है कि अरे तुम तो नशा करके अपने दर्द को छुपा लेते हो या उसे भूल जाते हो, लेकिन एक माँ से क्या बीत रही है वो तुम्हें क्या पता। तभी वो नशेड़ी बेटा बोलता है कि जिसके लिए तुम दिल में दर्द लगाए बैठी हुई हो ना, वो धोखेबाज है, दगाबाज है, वो किसी के साथ भाग चुकी है और तुम उसके लिए शोक मना रही हो। जिसने हमारे खानदान की मान मर्यादा या मान सम्मान या इज्जत को नहीं देखा, इज्जत को, तो तुम उसके लिए दुख कैसे मना सकती हो। माँ उस नशेड़ी बेटे को एक तमाचा मारती है और कहती है कि तुम्हें क्या पता वो भागी है, उसके साथ कुछ और भी तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस घर में ये मामला क्या चल रहा था? क्यों किसी लड़की को इस घर में कोसा जा रहा था या उसके लिए रोया जा रहा था, या यहाँ पर कुछ और ही बातें थी? आज एक ऐसी रहस्यमयी घटना आप लोगों के सामने रखूंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और शायद रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये कहानी, ये घटना डरावनी भी है, एक आत्मा भी इस घटना में जुड़ी हुई है। क्या इसे जानने के लिए तैयार हैं? आपको इस कहानी को जानवाने के लिए मैं आपको यूपी के महाराजगंज में लेकर चलती हूँ, जहाँ पर ईख की खेती या ईख की फसल बहुत होती है, जहाँ के खेत या ज़मीन, खेत खलियान, जहाँ पर जंगली जानवर भी निवास करते हैं और वहाँ पर कृषि के ऊपर लोग निर्धारित रहते हैं या उनका पालन पोषण होता है। दोस्तों, एक गांव होता है, गांव के अंदर 1993 की आप लोगों से बातें कर रही हूँ। एक परिवार रहता है, परिवार में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम गुड्डी होता है। गुड्डी की उम्र 13 साल थी। गुड्डी के चाचा की लड़की होती है, गुड्डी ताऊ की लड़की बैठ रही थी, यानी 2 भाइयों की बेटी होती हैं। गुड्डी का एक भाई भी होता है, माता होती है, पिता होता है, भरपूर परिवार होता है। गुड्डी का जो भाई था वो गुड्डी से बड़ा था। गुड्डी जब 13 साल की थी तो गुड्डी बहुत खूबसूरत और जवान हो रही थी, क्योंकि उसके हार्मोन्स बदल रहे थे, शरीर में बदलाव आ रहे थे, पीरियड शुरू हो चुका था। घर में माँ बाप अपनी बेटी का, अपने बेटे का पालन पोषण करते हैं, दिन को जमींदारी या खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। दिन के वक्त अक्सर गुड्डी घर पर रहती है, काम करती है, चाचा की लड़की के साथ ज़्यादा समय बिताती है क्योंकि दोनों एक उम्र की सी हैं। अब चाचा की लड़की की शादी हो जाती है तो गुड्डी अकेली हो जाती है। बड़ा लड़का, जिसका नाम माँ बाप ने राम रखा था, राम नाम से उसे बुलाया करते थे, लेकिन राम जैसा नहीं था। उसके कर्म बहुत उल्टे सीधे थे। राम सू का नशा किया करता था, यानी कोई गांजा बांझा या कुछ ऐसी चीज़ें, यानी वो बहुत नशीला या नशे में डूबा रहा करता था। राम, गुड्डी का जो भाई, गुड्डी से बड़ा, इसी कारण राम की शादी नहीं हो पाती है। लोग राम को देखते ही कहते अरे वो तो बहुत बिगड़ैल है, बहुत नशेबाज है, नशे का आदी है, अरे उसका क्या कर सकते हैं, अरे उसके लिए कोई कौन अपनी बेटी देगा। इस तरह की चारों तरफ हवाएं चल रही थी। दोस्तों, राम को पत्नी की बहुत चाह थी, उसे पत्नी चाहिए थी, हर हालात में पत्नी चाहिए थी। अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि गुड्डी का जो परिवार होता है, माँ अपने मायके की शादी में जाना चाहती है। अब गुड्डी पहले अपनी बहन के साथ रह लिया करती थी, जो चाचा की लड़की थी, अंगूरी उसका नाम था, लेकिन अंगूरी अब शादी होकर अपने घर जा चुकी थी। अब गुड्डी की जो माँ होती है वो उसे अपनी देवरानी के भरोसे छोड़कर मायके चली जाती है। दोस्तों, उस मायके की शादी में गुड्डी के पिता को भी जाना था और वो अपने बेटे राम को इसलिए नहीं लेकर गई थी क्योंकि वो हर जगह उसका मान सम्मान में कमी, यानी उसकी बेइज्जती कराता था, क्योंकि हमेशा नशे का आदी इंसान उल्टी सीधी हरकतें तो करेगा ही। जवान बेटी जो 14वीं साल में चल चुकी थी गुड्डी, लेकिन उसे वो अपनी देवरानी के भरोसे छोड़कर जाती है। अब गुड्डी को अपने घर के काम करने थे, भाई के लिए खाना भी बनाना था, घर पर भाई भी था। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, गुड्डी अपनी चाची से शाम के वक्त कहती, दिन के वक्त चाची के पास रहती है। माँ और पिता दोनों शादी में गए थे। गुड्डी कहती है कि चाची मैं खाना बनाया हूँ और घर में थोड़ा सा काम है या दूध का काम है, क्योंकि पशु भी पाला करते थे। ये सच्ची घटना आपको मैं बता रही हूँ। गुड्डी अपने घर में आकर काम करती है, तभी यहाँ पर गुड्डी का घर अकेला रह जाता है। भाई आज घर में नहीं आया था। चाची कहती है कि गुड्डी तू घर क्यों नहीं आई?
चाची आती है। वो कहती है कि चाची भाई आ जाएगा, तो थोड़ी दूर घर था, मतलब घर पास ही में थे। वो कहती है कि चाची आप जाइए, मैं आ जाऊंगी, भाई तब तक नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं आऊंगी। भले ही वो नशा करता है लेकिन घर में पड़ा तो रहता है, उससे घर की रखवाली होती है। ये सब कुछ कहती है राम के लिए। दोस्तों रात को बहुत टाइम निकल जाता है। उधर चाची इंतज़ार करते उसकी आंखें लग जाती हैं। चाचा सोचते हैं कि सब कुछ घर की महिला यानी जो मेरी पत्नी है वो संभाल लेगी, लेकिन दोस्तों रात गहरा जाती है। यहाँ पर गुड्डी भाई का इंतज़ार कर रही थी। वो भाई नशे में आता है। आज उसने बहुत ज़्यादा नशा कर रखा है। नशे में आता है और नशे में आने के बाद गुड्डी उसे भोजन परोसती है। भोजन परोसने के बाद सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह शोर मचने लगता है। 3:30 बजे रात के वक्त चाची की आंखें खुलती हैं। वो गुड्डी को ढूंढती है लेकिन गुड्डी नहीं मिलती है। गुड्डी यहाँ पर इस राम से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि गुड्डी तो यहाँ थी ही नहीं, मुझे तो खाना बना हुआ मिला। अब चाची का दिमाग देवरानी जेठानी वाली बात होती है। चाची का दिमाग दौड़ता है और उसने एक ही बात अपने लफ्ज़ों से कही, कहीं लड़की भाग तो नहीं गई है। फिर अपने मुंह पर हाथ रखती है और दूसरी तरफ चली जाती है। चाचा को खबर मिलती है। अब ऐसा तो था नहीं कि फ़ोन कर दिया। वो भाग कर जाता है अपने भाई की ससुराल में। वहाँ से गुड्डी के माँ बाप को बुलाया जाता है। गुड्डी की माँ जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, मेरी बेटी कहाँ गई। दोस्तों गुड्डी को पूरे गाँव में ढूंढ लिया था, जंगल में ढूंढ लिया था, लेकिन जहाँ ढूंढना चाहिए था वहाँ नहीं ढूंढा था। अब आधे लोग बात बनाते हैं, अरे भाग गई होगी किसी के साथ, मुंह काला किया है। जिस तरह से चाची बताती है कि उसने मुझसे कहा कि आप चलो मैं आ रही हूँ। भाई कहता है कि मैंने तो उसे घर देखा ही नहीं है। आखिरकार गुड्डी उस रात कहाँ गायब हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है। गुड्डी के माँ बाप जब थाने जाते हैं तो उस समय का जो थाना होता है दोस्तों, पहले लोग पुलिस से बहुत डरा करते थे। वो आधे मामले घर पर ही सुलझाना चाहते थे। आज की तरह नहीं है, छोटी छोटी बातों पर कानून का दरवाज़ा खटखटाते हो, आज की तरह नहीं था। पहले कानून या किसी थाने पर किसी महिला का जाना तो उसके खानदान की बेइज्जती हुआ करती थी कि पहले महिलाएं, खानदानी महिलाएं जो होती थी, कभी कानून तहसील को हाथ नहीं लगाया करती थी। यानी घर के मर्द ही कानून के काम देखा करते थे। महिलाओं को पुलिस स्टेशन अगर किसी की महिला चली जाती थी तो कहते थे कि थाने में पाम रख दिया, अब इस खानदान की इज्जत नहीं है समाज में। पहले इस तरह से माना जाता था। और किस किस को ये बात पता है कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। लेकिन गुड्डी की माँ ने इन सारी बातों की परवाह ना करी, उसे अपनी बेटी चाहिए थी। लोगों की बातें जब उसकी कानों में पड़ती है कि भाग तो नहीं गई, तभी वो सबको जवाब देती है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। दोस्तों 2 दिन निकल चुके थे। गुड्डी की माँ गुड्डी के लिए तड़पती है, बेटा तू एक बार आ जा, कहाँ है भगवान, मेरी बातें सुन लो। अब पूरे गांव में एक ही बात सबसे जोर शोर पर थी, अरे भाई 14 साल की थी, पहले लड़कियों को जवान जल्दी माना जाता था, अरे किसी के साथ भाग गई होगी, मौका देखा और देखो। चाची भी कभी कभी कह दिया करती थी, अरे मुझसे तो ये कह रही थी लेकिन आई नहीं। ये एक गृहस्थ की कहानी आपको बता रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर तीसरी रात जब होती है, कानून से भी कुछ नहीं मिलता है। कानून के वासिंदा जो कानून के रखवाले होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम्हारी बेटी ही कहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी। आज की तरह नहीं है, 14 साल की लड़की को बच्चा नहीं समझाता जाता था उस वक्त। 6 साल की बेटियों का विवाह हो जाया करता था। 13-13 साल की लड़कियों से बच्चे पैदा हुए थे। मेरी माँ जो 13 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म देती हैं, 14वीं साल में। मेरी माँ 14 साल की उम्र में मेरा सबसे बड़ा भाई हो जाता है। पहले ऐसा ही था। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। अब ये बातें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। माँ सोती है, आधी जग रही है, आधी सो रही है। आधे से अंधेरे में एक परछाई सी नजर आती है। माँ एकदम, बेटा पास में पड़ा हुआ है, बेटे को देखती है, रोती है कि अब तू ही सहा रहा है तो इस शराब को छोड़ दे। ये कहकर शाम को सोई थी। माँ टाइम का अंदाज़ा लगाती है तो शायद रात को पहर हो रहा था, 1:30 या 2 का टाइम हो रहा था। उल्लू रात के अंधेरे में बोल रहे थे। तभी वो परछाई दरवाजे से अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है। कभी देखा है ना आपने, चांदनी निकल रही थी, चंदा की चांदनी थी जो कच्चे मकान के आगे या उस झोपड़ी के आगे उस दरवाजे पर पड़ रही थी।
जिस पर शायद गेट भी नहीं था। जब उस दरवाजे पर वो रोशनी पड़ती है तो वो परछाई बड़ी होती चली जाती है। एकदम कहती है, गुड्डी के पापा जो पशुओं के पास रहा करते थे, यहाँ पर माँ बेटा ही रहते हैं। तो वो देखती है कि ये परछाई नज़र आ रही है, लेकिन इस परछाई का जो रूप है, यानी जिससे ये परछाई बन रही है, वो कहाँ पर है, वो नज़र नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर वो परछाई से आवाज़ आती है। वो परछाई रो रही थी, माँ मेरी याद नहीं आती। समझ जाती है, गुड्डी तुम कहाँ हो, मैं जग रही हूँ या तू ही सच में आ गई है। बेटा तेरी परछाई नज़र आ रही है, लेकिन तू नज़र नहीं आ रही। तभी वो शराबी बेटा कहता है, माँ कौन है, किससे बातें कर रही हो। परछाई एकदम विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। माँ कच्चे फर्श को टटोलने लगती है। बेटी तुम्हारी परछाई तो नज़र आई, तुम कहाँ हो गुड्डी, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती, मेरी जान हो तुम। ये कहते कहते उस परछाई पर सर रखकर रोने लगती है। नशेबाज या एक बिगड़ा हुआ बेटा कहता है, तुम्हारा भ्रम है माँ, गुड्डी कहीं पर भी नहीं है, वो तो भाग गई है। जब एक भाई ऐसी बातें करता है तो ये बातें अजीब लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है, वही सुबह से शाम तक रोना, घर के काम करना। अब तो गांव वालों के कानों में ये बात भी ऐसे हो गई थी जैसे बहता पानी आगे चली गई थी। दूसरी रात होती है, फिर वही पहर होता है। आज जो नशा करने वाला है वो बाहर आंगन में पड़ा है, वो अंदर आया ही नहीं है। वो परछाई आती है और आज परछाई में एक सफ़ेद कलर की, हमेशा ये होता है, वो सफ़ेद कलर की एक आकृति बनती है गुड्डी की। गुड्डी जो रो रही थी, माँ सो रही हो या जग रही हो। माँ कहती है कि बेटी तू कल भी आई थी, आज भी आई है, लाडो आजा, तू कब आएगी मेरे पास। वो कहती है कि माँ मेरे शरीर को कुत्ते नोच रहे हैं, मेरे शरीर में कीड़े लग चुके हैं, बहुत बुरी दशा और हालात है मेरे शरीर के। वो कहती है कि बेटी तू क्या कह रही है, मैं मर जाऊंगी जीते जी, मैं ये सदमा, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड्डी रोती हुई कहती है कि माँ मेरे साथ जो घटा है ना, उसका कोई भी दोषी नहीं है, उसका दोषी इसी घर में रहता है माँ, और तू उसे खाना देती है। इतना कहते ही गुड्डी कहती है, मेरे शरीर को लाओ, वहाँ पर वो सड़ रहा है, मुझे तकलीफ होती है उसे देखकर, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ। अक्सर इस चैनल के माध्यम से उन बातों का जिक्र किया जाता है जो मरने के बाद होती हैं। ये एक माँ की सोच थी या एक माँ का भ्रम था, या सच में ही वो बेटी आई थी। बेटी कहती है कि माँ मेरे विलाप में इतनी व्याकुल हो कि खेतों की तरफ नहीं जाती हो जहाँ ईख लगी हुई है। ये बातें कहकर वो परछाई गायब हो जाती है। कौन था वो घर का सदस्य, कौन था वो जिसे माँ खाना देती है? माँ इस सोच में होती है। पति से कहती है कि गांव के सरपंच को लेकर चलो, मुझे लगता है मेरी बेटी वहाँ पर है, वो रात आई थी और उसने मुझसे कहा है तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। पति से कहती है गांव के 20 से 25 लोग इकट्ठा होते हैं और सच में ही खेतों में जब तलाशा जाता है, हालांकि सुबह से शाम हो जाती है, बहुत बड़ी ईख का एक वो था। दोस्तों यहाँ पर ईख का काम इतना हुआ करता था कि घर की जितनी भी महिलाएं हैं सब ईख में लगी रहा करती थी और डर भी रहता था। तभी यहाँ पर सच में ही गुड्डी का मृत शरीर पाता है, जिसकी शरीर की हालत बहुत ख़राब थी। शरीर की हालत ऐसी थी कि जो सीना है ना, जिससे मैं कहूँ स्तन जो होते हैं, जो एक माँ, एक महिला, एक इंसान को पैदा करके उसे बड़ा करती है, बहुत बुरी हालत थी। उसकी छाती को किसी ने नोच लिया था, इस कदर नोच लिया था, उसके पेट को फाड़ दिया था। उसका जो शरीर है या निजी जो अंग है उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। किसी वहस्सी ने उसके साथ बहुत दरिंदगी करी थी। उसके शरीर को कीड़े लग रहे थे, उसके शरीर के अंदर मिट्टी जा चुकी थी, इतने बुरे उसके हालात थे। ये दृश्य देखकर माँ ज़मीन पर बेहोश हो जाती है। एक जो कट्टे होते हैं, प्लास्टिक के कट्टे, उनका एक ऐसा बनाया जाता है जिसके ऊपर गुड्डी के उस शरीर को रखा जाता है, पुलिस को बताया जाता है। लेकिन दोस्तों कानून उस वक्त इतने अच्छे से काम नहीं करता था।
हालांकि आज भी कानून के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन कानून ने कहा कि किसी जंगली जानवर ने इसके साथ ये किया होगा या वो किया होगा। कानून ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, एक कंप्लेंट दर्ज करके इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। इतना बड़ा केस, किसी के साथ ऐसा हुआ, कहाँ था पहले न्याय? यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है। कानून अपने तरीके से करते कहते हैं कि हम किसी को कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ जांच पड़ताल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हरकत में आती है पुलिस। दोस्तों, बात थी कि बेटी ने अगर इस शरीर के बारे में बताया तो उसकी ये बात भी सत्य है कि उसे मारने वाला मेरे ही घर में है। पति की तरफ सोचती है तो उस दिन पति नहीं था। देवर की तरफ, जो चाचा था, गुड्डी के चाचा, उसकी तरफ सोचती है तो वो भी ऐसे इंसान नहीं है। सबकी तरफ सोचती है, क्योंकि 2 परिवार एक साथ रह रहे थे। सोचती है गुड्डी की जो बहन है वो देख देख कर बहुत जोर जोर से रोती है, अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बहन थी। यहाँ पर दोस्तों तभी गुड्डी की माँ का दिमाग चलता है, ये नशा करता है, इसका नशे में कोई कुछ नहीं लगता। चूल्हे में आग जल रही थी। गुड्डी को मरे हुए वैसे तो हो गए थे करीबन 9 दिन, लेकिन उसके शरीर को अंतिम संस्कार करे हुए करीबन आज 4था ही दिन था। कहीं कहीं 3-3 दिन तक खाना नहीं बनता है। आज चूल्हे में जो मोटी लकड़ी है वो लगा रखी है, जिसे फार कहते हैं। दोस्तों, ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ था, नशे का आदी लड़का, गुड्डी का भाई राम, जो शायद नाम का भी हकदार नहीं है। गुड्डी की माँ ने आओ देखा न ताओ देखा, जलती हुई लकड़ी चूल्हे के अंदर से निकाली और एक अंदाजे बस उस बेटे पर ताबड़तोड़ वार करने लगती है, क्योंकि उस बेटी का दृश्य और उस बेटी की रोती हुई आत्मा उसकी आंखों के सामने आती है। कहती है कि अपनी बहन को खा गया तू, राक्षस, तूने उसके साथ क्या किया है। दोस्तों, वो नशे में आदी रहा करता था, लेकिन जब उसकी पिटाई हुई तो उसे नशा नहीं था। तभी वो रोकर अपनी माँ के पाँव पकड़ लेता है। माँ, गुड्डी को मैंने ही मारा है। माँ हिल जाती है, जलती हुई लकड़ी हाथ से गिर जाती है। गुड्डी के बाबा ये देख रहे थे, घर के दरवाजे बंद करते हैं। क्या कह रहा है, पापी राक्षस, तुमने क्या किया। यहाँ पर जब माँ दोबारा लकड़ी को उठाने चलती है, पूरी सच्चाई मुझे बता। वो कहता है कि उस दिन रात को वो खाना देने के लिए रखती है, लेकिन जब मैं घर आता हूँ मैं नशे में आदी होता हूँ और गुड्डी मुझे बहुत ही, मेरी आंखों में जो चढ़ता है वो गुड्डी के साथ वहसीपना करता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है, जबकि वो उसका भाई था। जब उसकी इज्जत को तार तार करता है ना, उसके बाद मैंने उसके मुंह में कपड़ा भरा था। चाची उसे लेने के लिए नहीं आई। मैं उसे कंधे पर डालकर नशे की हालत में, क्योंकि महज 14 साल उम्र थी और गुड्डी बहुत पतली दुबली थी। बाबा, मैं उसे उस ईख में डालकर आया, लेकिन मेरी भूख वहीं पर नहीं मिटती है। मैं वहाँ पर भी उसके साथ बर्बरता करता हूँ। उसके मुंह में मैं रेत भरता हूँ। उसकी छाती, जिसके साथ बहुत दरिंदगी की गई थी, नहीं बता सकती, शब्दों में तो बता ही नहीं सकती। दोस्तों, इसके बाद जब पूरा कृत्य माँ सुनती है तो उस फार को लेकर जितनी उसमें ताकत होती है ना, उतना अपने बेटे को मारती है। कहती है कि तू ना पैदा होता ना तो अच्छा था, मेरी बेटी की जगह अगर तू मर गया होता तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। कानून का सहारा लेती है, कानून के हवाले करती है और कहती है कि इसे इस दुनिया से दूर भेजो, इसको सज़ा मृत्यु की होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वालों को भी गुड्डी की माँ खरी खोटी सुनाती है। कहती है कि तुम पैसा लेते हो सरकार से, तुम क्या अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकते? जो ये दिन देरी हुई है ये तुम लोगों की लापरवाही की वजह से हुई है, और ये मेरा बेटा है। यहाँ पर एक और बात आपको बताऊं, गुड्डी के जो पिता हैं वो कहते हैं कि हमारे घर का इकलौता वारिस है, इसे कानून के हवाले मत करो। तो गुड्डी की माँ ने उस जलती हुई लकड़ी से कहा कि आज से तेरा और मेरा रिश्ता और नाता ख़त्म। ना मेरा बेटा है और बेटी मेरी मर चुकी है, जीवन भर अकेले वक्त बिताऊंगी। तुमने ये शब्द जो बोले हैं, ये शब्द जो कहे हैं, ये शब्द बर्दाश्त करने योग्य नहीं हैं। क्या बेटी के उस शरीर को नहीं देखा था जिसके साथ क्या हुआ था? तुम एक बाप कहलाने लायक नहीं हो। ये सच में ही तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी सोच ऐसी है। दोस्तों, यहाँ पर गुड्डी की माँ ने घर को छोड़ दिया था, अकेले जीवन बिताया। उसके बाद खबर पड़ती है, इस लड़के के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचता है। 6 साल बाद इसका शरीर कमज़ोर था,
नशा बहुत करता था। जेल में वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, काम करके नशा वहाँ भी ढूंढता है। और दोस्तों यहाँ पर 6 साल पीछे जब इसको सज़ा होती है, उसके 6 साल पीछे इस दुनिया से चला जाता है। जब कानून से आदेश आता है तो ये अपने उस बेटे से मिलने के लिए भी नहीं जाती है जो गुड्डी की माँ होती है, उसे देखने के लिए भी नहीं जाती। वो कहती है कि मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी बेटी के साथ बर्बरता की गई थी, मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया गया था। कौन बेटा रे? कोई बेटा नहीं है। तो दोस्तों ये थी गुड्डी की माँ जिसने अपनी बेटी के साथ न्याय किया। गुड्डी की माँ ने अपनी बेटी के लिए एक भागवत पाठ कराया और क्षमा मांगी कि बेटी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपने कार्य से पीछे रह गई। भगवान मुझे इस बात के लिए माफ़ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी से बहुत कुछ सामने आता है। जो शराब का सेवन करते हैं या नशे के आदी होते हैं वो किसी के भी सगे नहीं होते, क्योंकि शराब जो आने वाली पीढ़ी को या इस समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जो लोग समाज में दिन के वक्त अपना कॉलर ऊंचा करके चलते हैं या सफ़ेद कपड़े पहनकर ये सोचते हैं कि हमारी तरह साफ सुथरा कोई नहीं है, शराब के नशे में सबसे ज़्यादा मक्कार किस्म के व्यक्ति वही निकलते हैं। बुरा मत मानना, अपनी बेटियों का ख्याल रखना। कलयुग है साहब, बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं है। मेरे कहना, मेरा बोलना आपको सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस समाज की बर्बरता और बुराई आपके सामने रखी हुई है। दिन रोज क्या से क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत दूं मैं। बेटियों का ख्याल रखिए, बेटों को अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये आने वाला कल है। अगर आने वाला कल ही हमसे बिगड़ गया तो हमारा बुढ़ापा अच्छा नहीं होगा। और देखिए, मरना सभी को है, लेकिन बुढ़ापे की उम्मीद सब करते हैं। कहानी घटना यहीं पर समाप्त होती है। एक माँ ने उस बेटे को उसी दिन मार दिया था जिस दिन उसे पता चलता है। एक भाई जो अपनी सारी हदें पार कर देता है, लेकिन एक लड़की जो मरने के बाद 2 दिन अपनी माँ के पास आती है। उस दिन के बाद गुड्डी कभी अपनी माँ को नजर नहीं आती, सपने में भी नजर नहीं आती है। कमाल की बात है। कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजना। यहाँ पर कांति भाई जी, हर रोज़ आपका पहले नाम ले रही हूँ। कांति भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सीता शर्मा बहन भी नाराज़ हो गई हैं कि मेरा नाम नहीं लेती हो। ललिता यादव, कैसी हो प्यारी माँ। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रामायण कुशवाहा, LDH वाले, ममता वर्षनीय, कमलेश बिष्ट, सुमन देवी, तुलसी शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर मधुप मनमा मथुरा से हैं, नीता कुंतल भी मथुरा से हैं, अनीता वरकड़े बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ आप कैसे हो। विक्रमजीत कौर बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है मेरी बहुत प्यारी। सुमित्रा पौर, सुनील सैनी, सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं, सीमा बहन लखनऊ से हैं। अनिल शाक्य भाई आप कैसे हो। श्रद्धा शर्मा बहन आप कैसी हो। बिटिका बॉस बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश कुमानिया बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है। ऐश्वर्या माँ ने कहा कि बेटा मैं ठीक हूँ, आप हमेशा खुश रहें मेरी प्यारी माँ। ज्योति श्रीवास्तव भी मेरी बहुत अच्छी माँ हैं। जयश्री 16-2 बहुत अच्छी माँ हैं। आशा गुप्ता, एश कुमार, नीलेश भूलपुरकर, यहाँ पर तारा देवी दिल्ली से हमें देखती हैं। सीमा लखनऊ से हैं हमारी बहन। राकेश अवस्थी हरदोई से हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर शरयू वाला, कविता शर्मा। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक और बहन है जो हमें देखती हैं, गोला करके उनके पीछे नाम है। फेसबुक परिवार ललिता यादव, ललिता यादव यूट्यूब पर अलग है, माँ हैं जो, और ललिता यादव बहन फेसबुक पर हैं। शार्वनी पॉल बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण तिवारी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजेश त्यागी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद मोरकर बहुत अच्छे भाई हैं। विजेंद्र सिंह जींद हरियाणा से। अनिल जागरा, अनिल नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह यूट्यूब परिवार से हैं। रेणुका भूषण बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नारायण, रामचंद्र राव, माया, तेजस्वी कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार, राज गुप्ता, राजाराम भाई यूट्यूब परिवार, ब्रिजेश फेसबुक परिवार, विजय मेहरा, राजकुमार कोहली, संजीव, माया कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत सिंह, हरि किशोर यादव, सावित्री मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य यूट्यूब परिवार की हैं, बहुत अच्छी माँ हैं। यहाँ पर राजेश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। गौरी नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव मोहन, नरेश, राजेश कुमार, सुनील राणा, महेश कुमार पंडित, विजय रस्तोगी, बाबा नायक, राजकुमार शर्मा। दोस्तों ये मेरा परिवार है जो हमेशा मेरा साथ देता है। फेसबुक परिवार भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टोरी कैसी लगी अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।